दोस्तों, हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक के लिए जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जो यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 6 है, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण। दोस्तों, पहले क्लास में मैंने आपको इसके दर्शन शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको अवगत कराया था। इस दूसरे क्लास में जो शेष बचे टॉपिक्स हैं, इसके मतलब शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है दोस्तों समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य और शिक्षा का इतिहास, इन तीनों दृष्टिकोण की चर्चा आज मैं इस दूसरे क्लास में आपके साथ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण के अंतर्गत इस दूसरे क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या आधार, शिक्षा का साहित्य का दृष्टिकोण या आधार, शिक्षा का इतिहास का आधार। किस मामले में? शिक्षा को समझने के मामले में। अब देखिए, इसमें पहले क्लास में दोस्तों मैंने आपको दर्शन शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के मामले में हम लोग सबसे पहले चर्चा जो करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र का अर्थ और उसके परिभाषाओं के बारे में। अब देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ जैसा कि आप स्क्रीन पर नज़र आपको आ रहा है, हिंदी का समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का रूपांतरण है। तो सोशियोलॉजी को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो हो जाता है सोशियो जोड़ लॉजी। अब सोशियो का अर्थ हो जाता है समाज से संबंधित और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान अथवा विज्ञान, यानी समाज से संबंधित ज्ञान अथवा विज्ञान को सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र कहते हैं। अब इससे को पूरी तरह से परिचित होने के लिए दोस्तों परिभाषाओं के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और मैंने क्या किया है, जो प्रमुख जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जा सकते हैं जिनकी परिभाषाएं, उन्हीं को मैंने कोशिश किया है कि इसमें जगह दूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र से पूर्णतः जो परिचित होने के लिए विभिन्न विचारकों द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है अगस्त काम्टे का। अगस्त काम्टे ने क्या कहा है, देखिए, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रतिबिंब का विज्ञान है। देखिए कहीं कहीं पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक वर्ड दो वर्ड एक साथ लिखा गया, इसको ध्यान देंगे। सामाजिक प्रतिबिंब का विज्ञान है, यानी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब कहने का मतलब जो समाज के गुण अवगुण जो दिखाई देते हैं उसके बारे में ये अगस्त काम्टे का कहना है कि इसी का ये साइंस है जिसे हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों की अंतःक्रिया और अंतः संबंधों, देख लीजिए, अंतःक्रिया जो कार्य होता है समाज के अंदर, उनके जो अंतर संबंध होते हैं, उनका जो कंडीशन होता है उनका, और इन सब का जो परिणाम होता है, इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। ये किन्होंने कहा है? मॉरिस गिन्सबर्ग ने। अब आगे देखते हैं मैकाइवर और पेजे ने क्या कहा है। मैकाइवर और पेजे ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों, यहाँ पर देखिए ये प्रारूपों है और ये प्रारूपों, और इसे आप और लिख लेंगे, और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटना और साथ ही साथ घटनाओं के जो समान स्वरूप हैं, प्रारूप हैं, इन सब का जो अंतर संबंध है इसी को समाजशास्त्र किन्होंने कहा है? मैकाइवर और पेजे ने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूबर ने क्या कहा है। क्यूबर ने कहा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा कहा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसे मैं आपको फिर से कह दूँ, शाखा कहा जा सकता है समाजशास्त्र को। क्या? मानव संबंधों के वैज्ञानिक
शाखा कहा जा सकता है। ये कहा है क्यूवर ने समाजशास्त्र के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है दोस्तों कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के तात्पर्य। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन होने से आज शिक्षा का एक आधार समाजशास्त्रीय हो गया है। किस मामले में? शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन होने से। अब प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का क्या तात्पर्य है, क्या होता है इसका अर्थ। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहा है वो क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, साधारण शब्दावली में इसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया को समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित करना। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समाज के पर्यावरण के बीच होती है। जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वो शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक बताने वाला शिक्षार्थी, प्राप्त करने वाला सीखने वाला, और समाज का जो पर्यावरण है, इनके बीच होती है। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुकूल शिक्षा की प्रक्रिया को बनाया गया और उसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार बना। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की शिक्षा समाज पर आधारित होती है। समाज ही है जो विद्यालय का निर्माण करता है। तो इसलिए मनुष्य का जो शिक्षा है वो पूरी तरह से समाज पर आधारित होती है। अब समाजशास्त्र समाज के लोगों में परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र एक विज्ञान है, शुरू से ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया को अस्थायी बनाने के विचार से उनका समाजशास्त्रीय आधार होना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्रीय आधार होने से क्या होता है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। समाजशास्त्रीय आधार होने से शिक्षा की जो विषय वस्तु होती है, उसके जो साधन हैं, अभिकरण है, शिक्षार्थी है, शिक्षक है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो मूल्य है, जो आधार है, सभी समाज की आवश्यकताओं पर आश्रित होते हैं। जैसा समाज की आवश्यकता होगा उसी तरह की शिक्षा दी जाएगी, उसी तरह का शिक्षा का विषय वस्तु तैयार किया जाएगा, उसी तरह के साधन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी तरह के मानक और मूल्य निर्धारित किए जाएंगे और उसी आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार होने से यह अर्थ होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया समाज के स्वरूप, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियाँ, लोगों की अभिवृत्तियों, परंपराओं, मांगों आदि से पूर्णतः प्रभावित एवं निश्चित होती है। तो इसके अलावा दूसरी ओर समाज की जो रीतियाँ हैं, प्रगति है समाज का, सदस्यता और सदस्यों के आचार विचार और व्यवहारों पर नियंत्रण, अनुशासन के विकास पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी दशा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार की दशा में यह प्रभाव भी पाया जाता है। तो यहाँ भी एक बात क्लियर हो गई। अब शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार होने का तात्पर्य, हम लोग एक एक तात्पर्य को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को डील कर रहे हैं। अब शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार होने का तात्पर्य शिक्षा को ऐसा साधन बनाना है जिससे सभी व्यक्ति समाज की संस्कृति को आत्मसात करें, उसको समझे, उसको अपने अंदर डाले, उसे सुरक्षित रखे, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित तथा हस्तांतरित करे। और फलस्वरूप आधार का तात्पर्य है शिक्षा का व्यक्ति को पूर्ण रूप से समाज का योग्य सदस्य बनाने दोस्तों, और समाज को हमेशा के लिए कायम रखने की प्रक्रिया बनाना। ये है समाजशास्त्रीय आधार होने का तात्पर्य शिक्षा के। तो दोस्तों, अब इसके उद्देश्य को हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार होने के आधार के क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार होने से शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। सभी जो पहलू है शिक्षा के, उस पर प्रकाश पड़ता है और इस दृष्टि से शिक्षा के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। और सिर्फ अध्ययन नहीं होता है, उसका समाधान भी होता है। इससे समाज और शिक्षा दोनों की प्रगति होती है। अब समस्या पर
अध्ययन होगा, उसका समाधान होगा, सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा तो समाज और शिक्षा दोनों आगे बढ़ेगी। अब समाज की मांगों की पूर्ति का प्रयत्न भी इसके द्वारा किया जाता है। जिस तरह का मांग होता है उसका पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। अतः स्पष्ट है दोस्तों कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जो विद्वानों की राय में निम्नलिखित कहे जाते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें नंबर 1 जो है वो क्या है, सामाजिक कारकों का अध्ययन करना। जो क्या मतलब ये उद्देश्य है जो शिक्षालय, शिक्षार्थी और शिक्षक को प्रभावित करते हैं। दूसरा है शिक्षा के प्रति सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक अभिवृत्तियों को धारण करने में सहायता देना। ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के उद्देश्य से। अब हम लोग यहाँ पर नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। तो व्यक्ति के कार्य व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक साधनों, नाता एवं शक्तियों का ज्ञान, विश्लेषण एवं अध्ययन करना। उसके बाद नंबर 4 है व्यक्ति शिक्षा की सामग्री, शिक्षा की विधि, इन सबको समाजीकृत करने का प्रयास करना। व्यक्ति भी समाजीकृत हो जाए, शिक्षा की सामग्री जो है वो समाज के अनुरूप हो, उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो, समाज ही इसे प्रदान करे। शिक्षा की विधि इस तरह से हो जैसा उस समाज का डिमांड है। शुरू में हम लोग देखें। अब नंबर 5 है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में प्रयोग, परीक्षण एवं शोध करना, नियम एवं उपनियम तैयार करना, समाज के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें उपयोगी सदस्य के रूप में आगे बढ़ाने में सहायता देना। देखिए प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का अगर सर्वांगीण विकास हो जाता है, जो उद्देश्य है इसका, तो समाज और शिक्षा दोनों के मार्ग में किसी तरह की रोड़ा नहीं रहेगी और वो सरपट दौड़ने लगेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा और समाजशास्त्र में संबंध पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। देखिए शिक्षा का समाज पर प्रभाव और समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इन 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं शिक्षा और समाजशास्त्र में संबंध के दृष्टिकोण को। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव। ये नंबर 1 क्या है, इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए सामाजिक विरासत का संरक्षण। शिक्षा का जो समाज पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा क्या करता है, सामाजिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लोग समझते हैं अपने सामाजिक विरासत को, उसके सामायिक विरासत को। अब देखिए सामाजिक भावना को जागृत करना। सामाजिक भावना जागृत होगी तो समाज के हर पहलुओं के बारे में व्यक्ति जानेगा, समझेगा, उसका समस्या को समझेगा और उसका निराकरण करेगा। समाज का राजनीतिक विकास, समाज का आर्थिक विकास। अब उस सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है, सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा मिलता है। अब नए नए चीज़ों को लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, नए नए जगह से परिचित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं और अपने समाज में परिवर्तन लाते हैं अच्छे गुणों के आधार पर। सामाजिक सुधार, अगर कुछ कुरीतियाँ हैं तो उसको हटाना। बालक का समाजीकरण होता है। अब हम लोग बात करते हैं समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण होता है। किस तरह का स्वरूप होगा शिक्षा का, ये समाज निर्धारित करती है, प्रभाव पड़ता है समाज का। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण, समाज के अनुसार ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की पाठ्यचर्या का भी निर्धारण समाज ही करता है, क्योंकि समाज के अनुरूप ही पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। शिक्षण विधियों का निर्धारण, विद्यालय के स्वरूप का निर्धारण, किस तरह का विद्यालय होगा उस समाज के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का वहाँ का कंडीशन है, किस तरह का समाज की सोच है। उसके बाद प्रबंधन के तरीकों का निर्धारण, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा का साहित्य। दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या शिक्षा का जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था, आधार था, उसके बारे में। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं शिक्षा का साहित्य। अब शिक्षा का साहित्य में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं। तो ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है।
आप नोट कर लेंगे। ज्ञान और अनुभव, ध्यान दीजिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव। और ये जो संचित कोश है उसी को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। साहित्य विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं का भंडार होता है। साहित्य के बारे में हम लोग जो भी जानेंगे उससे शिक्षा का साहित्य समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब देखिए, साहित्य जो है 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर गद्य पद नज़र आ रहा है, और तीसरा है चंपू साहित्य। तो गद्य साहित्य किसे कहते हैं? अब देखिए, गद्य साहित्य वो है जिसमें क्या क्या आते हैं? कहानी आता है, उपन्यास आता है, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, निबंध, लेख आदि। क्वेश्चन आ सकता है गद्य साहित्य में इनमें से कौन कौन सम्मिलित हैं या इनमें से कौन नहीं है, तो आपको टिक आउट करना होगा, तो आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, पद साहित्य क्या है? पद साहित्य में आता है कविता है, दोहा है, गीत है, गजल है, भजन है, छंद है, ये सब पद साहित्य है। अब चंपू साहित्य क्या है? तो जिसमें गद्य और पद दोनों शामिल हो जाएं उसे चंपू साहित्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब साहित्य की परिभाषा जान लें। अभी हम लोगों ने क्या समझा? ये साहित्य के प्रकार, साहित्य किसे कहते हैं। अब हम लोग साहित्य की परिभाषा जाने। जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, जो लेखक हैं हिंदी साहित्य के, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि जिन्होंने साहित्य को किस तरह से परिभाषित किया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने क्या कहा है साहित्य के मामले में? साहित्य, देखिए यहाँ पर छूट गया है, इसे आप जीवन करेंगे। क्या लिखेंगे? जीवन। जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है? तो जीवन की आलोचना है, यानी कि जीवन में जो जो आपके घटनाएं घटी हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हम मान लें कि अगर रामायण लिखी गई है तो रामायण में भगवान राम के बारे में लिखा गया है, रावण के बारे में लिखा गया है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उनके जीवन की आलोचना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, अगले जो साहित्यकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य के बारे में क्या परिभाषा दी है? साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। जो जन समूह है उसके हृदय का विकास है साहित्य। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। जितना ज्ञान है वह जहाँ पर संचित है उसी को साहित्य कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं सुमित्रा नंदन पंत ने साहित्य के बारे में कहा है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह है सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा। तो आप इसे नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। अब शिक्षा का साहित्य। देखिए, साहित्य जो है शिक्षा के माध्यमों में एक है। शिक्षा का माध्यम में एक है क्या? साहित्य। अब देखिए कैसे है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, साहित्य कैसे है शिक्षा के माध्यम के रूप में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को जब छात्र विद्यालय जाता है तो विद्यालय में उसको पुस्तक मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी तरह की चीज़ों को जानना चाहता है तो पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करता है। तो ही शिक्षा के माध्यम के रूप में साहित्य को रखा गया है। साहित्य के द्वारा शिक्षा को आसान और उपयोगी बनाया जा सकता है। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। तो विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने राजा के जितने भी मूर्ख पुत्र थे उनको शिक्षा देने की जो व्यवस्था अपनाई उसी को कहानियों के रूप में अपनाई, और वो कहानी जो संकलित हुआ वो पंचतंत्र में हुआ। तो पंचतंत्र की कहानियों की रचना की और जो राजा के मूर्ख पुत्र थे उन्हें शिक्षा दी इस कहानी के रूप में। तो ये है दोस्तों साहित्य को आसान और उपयोगी बनाने का तरीका। इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। जीवन दर्शन जीवन शैली के समुच्चय कर्मकांड और उसके परिणाम मनुष्य के साहित्य में परिलक्षित होता है। जितना भी जीवन दर्शन हो, जीवन शैली है, उसका कर्मकांड है, उसका परिणाम है, यह मनुष्य के साहित्य में दिखाई पड़ता है। इसलिए साहित्य को जीवन दर्पण भी हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा के कई ऐसे गुण हैं
ऐसी इनकी विशेषताएं हैं, एक व्यवस्था के रूप में जो साहित्य के इस मुक्तिदायी स्वभाव से टकराती है। साहित्य अगर मुक्ति देता है तो शिक्षा व्यवस्था नियंत्रण की ओर प्रेरित है। दोस्तों साहित्य अगर चयन देता है तो शिक्षा व्यवस्था लगातार एक दबाव बनाने की चेष्टा करता है। यहाँ पर साहित्य और शिक्षा व्यवस्था इन दोनों में थोड़ा अंतर्विरोध नज़र आता है इस पॉइंट से। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि साहित्य यदि परिवर्तन का माध्यम है तो हर रचना के जरिए आपकी भाषा में एक नया परिवर्तन कर रहा होता है। कौन? साहित्य कर रहा होता है। शब्द के स्तर पर किस रूप में? वाक्य विन्यास के स्तर पर, किसी न किसी स्तर पर वह कुछ नया परिवर्तन करता है। उधर शिक्षा है जिसकी प्रवर्तित को प्रचारित करने में ही बड़ी भूमिका है। जो परिवर्तित हो चुका है, जो तथ्य बन गया है, उसको जानना, यह शिक्षा और साहित्य के बारे में संबंध हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में साहित्य पढ़ाने के महत्व और फ़ायदा। क्या होता है साहित्य पढ़ाने का फ़ायदा, उसका महत्व क्या है? तो देखिए साहित्य पढ़ाया जाना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होता है? समाज का साहित्य दर्पण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तब साहित्य के बिना अपने आसपास के जीवन को समझ पाना आसान नहीं हो सकता। साहित्य ही क्या है कि व्यक्ति में संवेदना के अंकुर जगाता है। एक शहरी जीवन जीने वाला व्यक्ति भी यदि ग्रामीण और दलित वर्ग की समस्या गहरे से अनुभव कर सकेगा तो साहित्य के कारण ही। दोस्तों साहित्य के कारण ही साहित्य व्यक्ति को अपने समय के प्रश्नों से अवगत कराता है। उसके समय में क्या तरह की समस्याएं हैं, उस तरह की समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये समझाने के लिए जो प्रश्न पैदा करता है वो साहित्य है। साहित्य इतिहास के परतों को खोलता है। जहाँ इतिहास महज तथ्यों तक सीमित है, वहीं साहित्य में उनके बीच की कड़ियों को जोड़ा जाता है कि साहित्य के एक एक परत को खोल करके उससे अवगत कराने की कोशिश। साहित्य कई बार युग परिवर्तनकारी होता है। इस मामले में हम कबीर तुलसी का उदाहरण ले सकते हैं। इनके जो भक्ति आंदोलन के समय के ये दोनों जो कवि हैं दोस्तों, तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, कबीर ने जो दोहे लिखे उसमें धर्म के बारे में उन्होंने बताया, धर्म को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया। इन सब को देख करके एक युग परिवर्तनकारी समय आया और ये उनके साहित्य के कारण हुआ। तो दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान हमें ताकत देता है। विज्ञान क्या करता है? हमें ताकत देता है। लेकिन साहित्य जो है इस ताकत को सही उपयोग का विवेक देता है। इस ताकत को कैसे उपयोग किया जा सकता है ये साहित्य ही करवा सकता है। अब साहित्य जीवन की जड़ होने से बचा लेता है, जीवन को जड़ होने से बचा लेता है, जीवन को बेकार होने से बचा लेता है। व्यक्ति अवसाद में जाने से बच जाता है। किसके कारण? साहित्य के कारण। साहित्य दोस्तों बहुआयामी दृष्टिकोण देता है और हम पर पहले से दोस्तों हम हर पहलू को ज़्यादा सही से समझ पाते हैं। किसके कारण? तो साहित्य के कारण। साहित्य अंततः किसी व्यक्ति को व्यावसायिक सफलता में भी मददगार है, लेकिन ये भावनात्मक बौद्धिकता या आईक्यू बढ़ाने में भी मदद करता है। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाचिक साहित्य किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्लियर जान लें इसके बारे में। जो मौखिक परंपरा में सुरक्षित हो उसे वाचिक साहित्य कहते हैं। अब देखिए रामायण की बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित होने से पहले रामायण को वाचिक ही कहा जाता था। वाचिक का मतलब ही होता है वचन, अर्थात बोलने से संबंधित। तो इसे आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। यह स्पष्ट है कि शिक्षा को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसकी जड़ें इतिहास से संचित होती रहती हैं। दोस्तों इसलिए शिक्षा स्वयं में एक ऐतिहासिक विषय है। इसे इतिहास के विश्लेषण से ही हम जान पाते हैं कि विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं के कारण शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार निरंतर परिवर्तित होता रहता है और ये
जो भी आप देखते हैं ये शिक्षा के जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, जो ऐतिहासिक आधार है, ये आधार आप लिखेंगे, इस आधार लिखा गया, आधार है, उसके तहत सांस्कृतिक परिघटना के कारण शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों ये इतिहास जो शिक्षा का इतिहास को देखने का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत है। आज जिसे शिक्षा माना जाता है उसमें कई सदियों के दौरान चली आ रही शैक्षिक चिंतन एवं गतिविधियों के प्रभावों का समावेश होता है। कई पीढ़ियों, कई सदियों से जो चली आ रही शैक्षिक चिंतन है, गतिविधियाँ हैं, उसे क्या किया जाता है, उसमें समावेश किया जाता है, शिक्षा में उसे समावेश किया जाता है, और ये शिक्षा के इतिहास से ही होता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा के दौरान चली आ रही शैक्षिक चिंतन और गतिविधियों के प्रभावों का समावेश है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शैक्षिक नीतियों का ही विषय ले लें तो इनमें राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। देखिए, इसका सैद्धांतिक समझ के लिए शिक्षा के इतिहास का आधार जरूरी है। अगर शिक्षा का इतिहास का अगर ज्ञान नहीं होगा तो इसकी सैद्धांतिक समझ नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी दोस्तों, विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि शिक्षा के पाठ्यचर्या में शिक्षा के ऐतिहासिक आधारों का समावेश बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से होता रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण का बहुत सीमित दायरा रहा है। ये अलग बात है कि हम इतिहास का जैसा विषय पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास के बारे में बहुत ब्रॉड जानते हैं, लेकिन हम लोग बात करें शिक्षा का इतिहास को, शिक्षा को समझने में शिक्षा के इतिहास का आधार, उस मामले में। तो दोस्तों यह था शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण का सेकंड क्लास, और इसी के साथ इन 2 क्लासेस के साथ यह टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में इसका मैं आपके लिए MCQ लेकर के आने वाला हूँ।